3 अक्टूबर 2022 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रोड सेफ्टी, क्रॉप इंश्योरेंस, इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं, दुर्गा पूजा इकोनॉमी को समझेंगे और ईरान के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट वन, स्टीयर टू रोड सेफ्टी। द ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। ओके, स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों फैक्ट्स जो हैं वो हमारे देश इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको क्विकली ये समझा देता हूँ। फिगर्स ये कहता है, मीन्स फिगर्स ये कहते हैं, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ये कहता है कि दुनिया में जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो टोटल व्हीकल की क्वांटिटी का सिर्फ 1% ही हमारे देश में है। 1%। विश्वास नहीं होगा, हम कहेंगे कि हमारे शहरों में देखिए गाड़ियाँ रखने की जगह नहीं है, और सेम थिंग गोज विद मोटरसाइकिल्स एज वेल। कितने सारे मोटरसाइकिल्स होते हैं, बट द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स, आज भी हमारे देश में हर एक व्यक्ति के पास अपना पर्सनल 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर नहीं है। राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई व्हीकल ही नहीं है। एंड वी नो के मैक्सिमम लोग जो हैं वो आज भी हमारे देश के जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं। तो अगर हम डेटा पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, राइट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी दुनिया की कितनी 17-18% जितनी पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश में है, लेकिन व्हीकल की क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो सिर्फ 1% व्हीकल्स हमारे देश में हैं। लेकिन बात तो भारत की कर रहे हैं। हमारी ड्राइविंग सेंस जो है वो वी ऑल नो कितनी अच्छी है। दुनिया में जितने भी क्रैश रिलेटेड डेथ्स होती हैं, मृत्यु होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका 10% जो है वो हमारा देश रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है ये हमारे लिए चिंता का विषय भी है। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम एज वेल। 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम ये 3 एसेंशियल चीज़ों को नहीं करेंगे तो कभी हम एक्सीडेंट्स को रोक नहीं पाएंगे। नंबर 1, डिसिप्लिन्ड ड्राइविंग। क्या हो गया कि हमें कार चलाना तो आ चुका है, हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ टू राइड ए मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन रोड का इस्तेमाल कैसे करें ये चीज़ हमें पता नहीं। तो डिसिप्लिन ड्राइवर जो है, डिसिप्लिन ड्राइविंग यानी कि आपको पता होना चाहिए कि रोड का इस्तेमाल, रोड जो है ये कॉमन, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये कॉमन प्रॉपर्टी है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बेकसूर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इनोसेंट हैं, ऐसे ही वो निकले हैं मेरे आपकी तरह, और हार्श ड्राइविंग की वजह से, लैक ऑफ डिसिप्लिन ड्राइविंग की वजह से बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। राइट, हमारे देश में आप सोचिए, एक्सीडेंट जो है, रोड एक्सीडेंट, ये इसके लिए हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है वो बना ही नहीं है ऑफ कोर्स। राइट, ये एक इंसानों की वजह से होने वाली एक चीज़ है, ये कोई नेचुरल डेथ तो है नहीं, एज वी ऑल नो। और दुखद बात क्या है पता है, चलिए मरना तो हम सबको है, कहना इजी है, लेकिन आई नो वी ऑल आर गोइंग टू डाई। राइट, दिस इज़ अ रियलिटी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में अगर हर साल 1.5 लाख लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, तो उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 4 लाख जितने लोग जो हैं वो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। और ये एक बहुत ही भयानक सिचुएशन होती है। जस्ट इमेजिन कि एक ब्रेड विनर जो हैं, अब वो परमानेंटली डिसेबल हो गया और बहुत सारी इंजरीज तो जो हैं वो हेड इंजरी होती हैं, तो अब वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में और कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो उस परिवार पर कितना बर्डन, और उसकी वजह से कितने सारे लोग जो हैं वो हर साल गरीबी की चपेट में आते हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। हमारी जीडीपी को भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट्स। तो नंबर 1 एसेंशियल थिंग इज़ डिसिप्लिन ड्राइविंग। और ये कैसे होगा, देखिए, इट इज़ पॉसिबल। मुझे लगता है कि अगर लॉकडाउन में लोगों को घर के अंदर रखा जा सकता है एक लंबे समय के लिए, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम्स, राइट, इसको टफ एग्ज़ाम बनाना। अगर लाइसेंस के बिना आप चला रहे हैं तो आजकल तो कोर्ट्स में इतने सारे केसेस भी होते हैं, और कुछ जजेस जो हैं वो ऐसी पेनल्टीज़ भी डालते हैं कि एक बेंचमार्क सेट करते हैं, एक कि लोगों को पता चलता है कि विदाउट लाइसेंस अगर आप ड्राइव करेंगे तो फिर अगर एक्सीडेंट होगा तो फिर आपको कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर इंश्योरेंस नहीं है। मीन्स इंश्योरेंस है भी तो भी इंश्योरेंस थोड़ी आपका क्लेम जो है वो पास नहीं होगा इफ़ यू डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस।
तो दिस इज़ द थिंग। और एक और चीज़ हो सकती है, इंश्योरेंस जो है, मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा है, अगर डिसिप्लिन ड्राइविंग की बात करें तो हमारे यहाँ पर कैसा है कि हमारा मोटरसाइकिल जो है, हमारी कार जो है, उसको हम इंश्योर करवाते हैं, राइट। वहाँ पर ड्राइवर्स जो हैं वो इंश्योर्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ड्राइविंग मीन्स आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, अब लेट्स से 15 सालों से आप गाड़ी चला रहे हैं और टू व्हीलर चला रहे हैं और आपका एक भी एक्सीडेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो यू आर ए वेरी गुड ड्राइवर। तो आपका इंश्योरेंस जो है वो कम होगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो आपको वो एडेड बेनिफिट के तौर, इट एक्ट्स लाइक ए मोटिवेशन कि अच्छा ड्राइविंग करने से आपका इंश्योरेंस जो है वो कम आएगा। तो दिस हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप नई कार लेंगे तो कार के हिसाब से, मोटरसाइकिल के हिसाब से इंश्योरेंस जो है वो होता है। वहाँ पर वो चीज़ भी कैलकुलेट की जाती है, बट उससे भी अच्छी बात यह है कि कितना हार्श ड्राइविंग है आपका, उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस बढ़ता जाएगा। और ख़ास करके जो यंगर लॉट हैं, जो अभी अभी जिन्होंने लाइसेंस लिया टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, तो उनका इंश्योरेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जब उन्होंने नई नई कार या फिर मोटरसाइकिल सीखा है, तब उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो डिसिप्लिन ड्राइविंग जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइसेंस की प्रक्रिया को उसके बाद भी ये इंश्योरेंस और इस प्रकार के मोटिवेशंस जो हैं वो काम करेंगे, राइट। नंबर 2, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो चलो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो पहले तो पोटहोल्स ना हो, ये खड्डे ना हो, दैट इज़ ऑल्सो ए बिग आशीर्वाद, राइट। हम मीन्स हमारी जो कार है, मोटरसाइकिल है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये खड्डों की वजह से वेयर एंड टेयर जो है वो कितना बढ़ जाता है, और हर साल हमें कितने सारे एडिशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं मोटरसाइकिल और कार में बिकॉज ऑफ दिस रोड पे खड्डे। तो पहले तो दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड थिंग, कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जितने लोग टेररिस्ट की वजह से नहीं मर रहे, उतने लोग जो हैं वो पॉट होल्स की वजह से, पॉट होल्स यानी कि खड्डों की वजह से मर रहे हैं, एज वी नो। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है। फिर अगर हम ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर दें, पोर्ट होल वाली चीज़ों को, तो उसके बाद रोड की जो डिज़ाइन है, सेफ्टी है, उसको एक नए लेवल पर ले जाया जा सकता है, राइट। जिन जगहों पर साइन बोर्ड्स होने चाहिए, जो रोड्स हैं गांव के रास्ते, तो उसमें डिवाइडिंग जो वाइट लाइन होती है वो होनी चाहिए, बॉर्डर लाइन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ रेडियम्स और इन सारी चीज़ों का, जो स्टडेड रेडियम्स होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पर टर्न है। मीन्स बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत ही। मीन्स जब लेन्स होती है, प्रॉपर लेन्स होती हैं, तब ड्राइविंग जो है उसकी सेफ्टी, मीन्स ओवरऑल सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है। व्हीकल्स इक्विप्ड विथ सेफ्टी फीचर्स, कि सीट बेल्ट तो चलो सभी कार्स में आते ही हैं, लेकिन एयरबैग्स जो हैं तो उनकी क्वांटिटी को बढ़ाना। तो ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ये तीनों डिपार्टमेंट्स में भारत का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ख़राब है। अब सरकार जो है वो एफर्ट्स कर रही है। अभी जो 6 एयरबैग वाली बात नितिन गडकरी साहब ने बताई थी, राइट, कि कहा कि सारी कार्स में 6 एयरबैग आएगी। अब इस पर एक और क्लैरिटी की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे पता है 7 सीटर्स जो हैं, 7 सीटर्स में 6 एयरबैग आएगी मैंडेटरी। छोटी छोटी कार्स जो हैं, हैचबैक, तो अल्टो और ऐसी एंट्री लेवल की जो कार्स हैं, तो उसमें आई थिंक 4 एयरबैग हो सकती है, लेकिन 6 एयरबैग जो हैं आई डोंट थिंक सो उन सारी कार्स में आएगी। लेकिन इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम जब नितिन गडकरी साहब ने कहा था 6 एयरबैग आएगी थी, तो उसके बाद एक डिटेल जो है इसकी लॉन्च की गई, और फिर पता चला कि वे सारी कार्स जिसमें 5 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर उन सारी कार्स में, फॉर एग्जांपल ये इनोवा, फॉर्च्यूनर, एंडेवर एक्सेट्रा, स्कॉर्पियो, ये जो एसयूवीज़ हैं पर्टिकुलरली, तो उनमें 6 एयरबैग्स की बात है बड़ी कार्स में, राइट। छोटी कार्स में, एंट्री लेवल की कार में आई डोंट थिंक सो कि अल्टो और ऐसी कार्स में 6 एयरबैग्स आएगी। तो इस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो चलिए, एवरी लिटिल स्टेप काउंट्स। जो भी हम करें, अगर हम सेफ्टी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इट हेल्प्स, राइट। और सरकार ने लॉजिकली ये भी समझा है कि एयरबैग का प्रोडक्शन जो है वो इतने शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता, तो फिर 1 साल का एक्सटेंशन जो है वो कार इंडस्ट्री को दिया है कि 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद ये रूल जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। वन मोर थिंग, हमेशा मैं सीट बेल्ट के बारे में जब भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ, या फिर व्हेनेवर लाइक वी आर हैंगिंग आउट, तो एक प्रश्न आता है कि चलो अगर हम कार लेने के लिए जाएं और कार के शोरूम में वो जो सेल्स पर्सन है वो हमें ये कहें कि आपकी कार की लेट्स से XYZ कीमत है,
लेकिन आपकी कार में हमने एक चीज़ जो है वो नहीं दी है, राइट। इससे हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। शोरूम वाले अगर आपको ये बताएं कि हमने आपकी कार में से जो हैं सीट बेल्ट्स निकाल लिए हैं, क्योंकि आप वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो इसकी जो भी लेट्स से 5,000 रुपये की अगर इसकी प्राइस है तो वो 5,000 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हम हमारी जेब में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे और कहेंगे कि ये कैसी बात है कि सीट बेल्ट आपने ऐड नहीं की और आप ये पैसे भी अपने पास रखने वाले हैं। कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि कोई बात नहीं, 2,500 हमें दे दो अगर पॉसिबल है, तो ऐसे भी लोग निकलेंगे हमारे देश में। लेकिन जस्ट गिविंग यू ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, वो अलाउड ही नहीं है। कार का प्रोडक्शन जो है उसमें इट इज़ मैंडेटरी कि सीट बेल्ट होना ही चाहिए। तो जो चीज़ दी है, अवेलेबल हैं, जिन चीज़ों के हमने पैसे पे किए हैं, तो उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है। मीन सीट बेल्ट पहनना जो है ये ईगो का इश्यू नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नहीं हम नहीं पहनेंगे, तेरा भाई सीट बेल्ट नहीं पहनता है, ऐसे जो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। सीट बेल्ट पहनना इज़ वेरी सेंसिबल। सेम थिंग गोज़ विथ हेलमेट। चलो हमारे देश में टेम्परेचर और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर सिटी में, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिटी, बहुत सारे ऐसे शहर हैं टाउन में, चलो बड़े शहरों में, मुंबई में आपको पहननी पड़ेगी, अहमदाबाद में हेलमेट पहननी पड़ेगी इफ़ यू आर राइडिंग ए मोटरसाइकिल। लेकिन फिर राजकोट में, और उससे राजकोट इज़ ए टियर 2 सिटी, इसके नीचे के जो सिटीज़ हैं, छोटे टाउन्स में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो फिर नो वन विल वेयर हेलमेट, वहाँ पर ऐसा मीन्स लोग नहीं पहनेंगे। तो उसके लिए चलो हम समझ सकते हैं कि सिटी में इतना ट्रैफिक है तो इतना कोई जो है वो डेंजरस है, बट इतना अब नहीं पहनेंगे लोग, तो फिर उसके लिए सरकार भी कुछ अलग से कुछ नहीं कर सकती, राइट। आप फाइन लगाएंगे, थोड़े दिनों के बाद वो एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, तो उसका कोई अलग से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन सीट बेल्ट तो ऐसी चीज़ है कि हाईवे पर तो इट शुड बी, इट्स ए मस्ट। हाईवे पर जा रहे हैं, सीट बेल्ट पहनना ही पहनना है। मैं तो कहूँगा सिटी में भी पहनना ही है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप हाईवे पर हैं तो पहनना ही है। अगर हाईवे पर आपने नहीं पहना है तो फिर आपको फ़ाइन हो सकता है। हाईवे पर अगर आपने मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो आप फ़ाइन हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत है। पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन ड्राइविंग जो है इट्स लाइक संस्कार की तरह है कि आपको कार किसने सिखाई, आपको मोटरसाइकिल किसने सिखाया, उस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर वो आपको जो रेयर व्यू मिरर हैं उसका सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं, उसका इम्पोर्टेंस सिखाते हैं, तो फिर आप यूज़ करेंगे। लेकिन फिर यही बता दिया कि रेयर व्यू मिरर जो आते हैं मोटरसाइकिल में, तो ये अच्छे नहीं लगते, इसको हटवा दो, ऐसा, तो अगर यही व्यू पॉइंट है तो फिर वो नहीं होगा। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ये सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जैसे मैंने बताया, पोर्ट होल्स, पुअरली डिज़ाइंड रोड्स एंड हाईवेज़, और पुअर ट्रैफिक रेगुलेशन, लैक ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड्स, और क्रैश बैरियर्स, हिली एरिया में क्रैश बैरियर्स, और हिली एरिया में तो खास करके ये रोड के मार्क्स और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देखते हैं कैसे धीरे धीरे अवेयरनेस आती है हम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी ए गुड रोड यूज़र, और उसके लिए अच्छे रोड्स भी होने चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च क्यों किया गया था, इसके लक्ष्य क्या थे। नंबर 1, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना हमारे किसानों को, खास करके जब क्रॉप का डैमेज हो गया है, कोई ऐसी बारिश आ गई या फिर सूखा पड़ गया, राइट, कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई, कोई लेट्स से पेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारे अनकंट्रोल्ड जो या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती है, जिसमें किसान का कोई रोल नहीं होता है, तो इससे किसान को एक प्रोटेक्शन मिले, राइट, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो उसके लिए इसको 2016 में लॉन्च किया गया। इतना ही नहीं, इसके दूसरे भी लक्ष्य हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये भी है, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आप ये पॉइंट समझ लीजिए। देखिए क्या है कि ज़्यादातर किसान जो हैं वो रेगुलर चीज़ें ही उगाते हैं, राइस हैं, वीट हैं, राइट, जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ हैं। लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफाई नहीं करें, मीन्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर करे तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो किसान को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑयल सीड। लेकिन रिस्क नहीं उठाएंगे, अगर लेट्स से कुछ ऐसा हो गया तो किसान का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, जैसे फ्लड और इस प्रकार की नेचुरल या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रिस्क बढ़ जाता है।
तो किसान कहेगा नहीं, जो चीज़ पता है वही चीज़ हम करेंगे। ये हैपन्स विद एवरी इंडस्ट्री, यू नो, देयर इज़ फियर ऑफ अननोन। हर किसी को होता है ये, इट इज़ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन फियर ऑफ अननोन के बाद जो कहता है ना माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, दैट इज़ लाइक एक फियर ऑफ अननोन जो है, तो उसका थोड़ा उसको एक्सप्लोर करें तो वहाँ पर सफलता हमें मिल जाती है। ये मोटिवेशन की बात नहीं, ये हकीकत है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। राइट, मैंने एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये बात निकली है तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए। लेकिन कंफर्ट जोन के बाहर क्या है? देखिए, कंफर्ट जोन के बाहर जो एक दूसरा बड़ा सर्कल है, लोग ये समझते हैं कि कंफर्ट जोन के बाहर निकलकर डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाए। नो, दिस इज़ डेंजरस। यहाँ पर कभी नहीं, अभी तो जाना ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं जाना है। कंफर्ट जोन के बाहर जो एक छोटा सा सर्कल है, थोड़ा ही कंफर्ट जोन के बाहर निकले तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हमें आना है, उसके बाद ये वाला रीजन, उसके धीरे धीरे करके यहाँ पर आना। डायरेक्ट यहाँ पर जंप मारेंगे कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लोग जो हैं वो थोड़ा साहस करें, किसान जो हैं वो साहस करें और क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, ताकि ऑयल सीड और ये सारी चीज़ें जो हैं वह बाहर से ना मंगवानी पड़े और किसानों का भी फ़ायदा हो। एनहेंस ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, रिस्क अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर फसल अच्छी पैदा होगी तो किसान का भी फ़ायदा होगा और उससे इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। तो ये कुछ एम्स हैं, राइट, ये कुछ लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए या फिर लक्ष्यों के साथ PMFBY को लॉन्च किया गया। अब इसकी रियलिटी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस स्कीम्स जो दूसरी चलती हैं वैसे ही, राइट, ये इतना बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं रहा है, राइट। और अभी जो चीज़ें चल रही है इससे ये हो रहा है कि हमारे किसान जो हैं उनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। हरियाणा का अगर हम एग्जांपल लें तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ कि 29,000 से भी ज़्यादा किसान जो हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स वापस किए गए बाय लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज। और रीज़न क्या दिया है कि इंश्योर्ड एरिया जो है वो मिसमैच आ रहा है, लैंड रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, क्रॉप सोइंग सर्टिफिकेट नहीं है, टेनेंट डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो एक पूरा लिस्ट जो है वो दिया है और इसकी वजह से कितने हमने देखा कि 20,000 से भी ज़्यादा, 26,000 से ज़्यादा किसान जो हैं उनके ये सारे, उनका क्लेम जो है वो अब पास ही नहीं होगा। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यही चीज़ करती है। मीन्स आई वुड से कि ऐसे सिस्टम होनी चाहिए कि अगर वहाँ के जो किसान हैं तो उनके मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें तो है, होती है सरकार के पास, तो ऐसे सिस्टम हम क्रिएट करें कि अगर उस व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं है तो उसको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि भाई आपका इंश्योरेंस नहीं है। अगर इंश्योर्ड एरिया और जो उसकी ज़मीन है उसमें मिसमैच है तो उसको पहले पता चल जाए, जब नुकसान हो जाए और जब किसान उसके पास जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ये कहे कि ये रीज़न है, वो रीज़न है, एक्सेट्रा, आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो हम पास नहीं कर सकते, तो दिस इज़ अ बिग डिज़ास्टर। एक तो उसका नुकसान हुआ, दूसरी तरफ उसकी जो सेफ्टी नेट, उसको जो लगा कि सेफ्टी नेट है, ऐसा कुछ होगा तो मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो वो भी नहीं है। तो उस किसान की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। और इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो यही करती हैं, जब आपको इंश्योरेंस बेचने के लिए आते हैं तब वो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब इंश्योरेंस आप कॉम्पनसेशन जब मांगते हैं तब वो हमेशा किसी ना किसी प्रकार की गलतियां निकालते हैं, राइट। तो कॉम्पनसेशन पेड इज़ फार शॉर्ट। 2018 में एक RTI फाइल की गई और RTI का जो रिप्लाई आया, विल बी शॉक्ड टू नो दिस थिंग, कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये PMFBY जो है इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू नो, हमें लगता है कि इतने सारे किसान हैं और इतना मीन्स ना के बराबर प्रीमियम पे करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी नुकसान होता होगा, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत फ़ायदा होने लगा है आफ्टर दिस PMFBY। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर 2016 से लेकर आज तक अगर हम देखें तो रफली स्पीकिंग 66,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो स्कीम के लिए खर्च किए हैं। और पहले 2 साल में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था पता है? 15,792 करोड़। पहले 2 सालों में कंपनीज ने इतने पैसे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कमाया और अभी तक सरकार ने इतने पैसे जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए खर्च किए हैं। तो सरकार पैसे दे रही है
लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिस्टम क्रिएट हुई है, इंश्योरेंस कंपनी और जो भी दूसरे लोग होंगे, इसका नेक्सस होगा आई एम श्योर कि वो किसानों को पैसे जो हैं वो नहीं देते, इनफैक्ट उनके क्लेम्स जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं। और एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं पी साईनाथ, उनके शब्दों को यहाँ पर पढ़िए। The PMFBY would end up being a bigger scam than the Rafale deal in terms of the free handouts to corporations. समझ में आई बात? रफाल डील जो है उसमें जो भी अगर स्कैम हुआ है नहीं हुआ दैट्स अ डिफरेंट, लेकिन जो बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है कि फाइटर जेट खरीदेंगे तो उसमें बड़ा स्कैम होगा, उससे भी बड़ा एक साइलेंट स्कैम ये PMFBY हो सकता है। ऐसा उन्होंने पी साईनाथ ने बताया था, वो इज़ ए जर्नलिस्ट एंड एन एक्टिविस्ट। उन्होंने एक ऐसा फोरकास्ट किया था। और कंपनीज जो है वो इतने पैसे कमा रही हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज, राइट, 2 सालों का उनका ग्रॉस प्रॉफिट देखिए, पहले 2 सालों में 16 और 17 में। सो दिस इज़, ये एक रेड फ्लैग है ना, सोचने वाली बात है कि कंपनीज इतना कमा रही है और किसान जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सरकार को ये इंश्योरेंस फर्म्स जो हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ट्रिक इस्तेमाल कर रही है और किसानों को पैसा नहीं दे रही है, तो उनके ऊपर एक एक्शन लेनी चाहिए और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और जो भी कॉम्पनसेशन है वो किसान को राइट टाइम पर मिलना चाहिए। राइट टाइम पर अगर उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा तो फिर किसानों की आत्महत्याएं जो हैं वो बढ़ती ही रहेगी, उसको कभी हम रोक नहीं पाएंगे। एक ही सेफ्टी नेट है इनके पास, इंश्योरेंस, तो ये तो हम उनको प्रॉपर दें ताकि उनको पता चले कि अगर वो गिर जाए तो इंश्योरेंस की सेफ्टी नेट जो है वो इंटैक्ट है, वो उनको हमेशा बचा लेगी। बॉक्स्ड इन द हिंदू का ये आर्टिकल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वैसे दोस्तों क्लिक दिस आई बटन टू वॉच द वीडियो, मैंने इस विषय पर एक अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन आज कुछ एड ऑन की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। कुछ चीज़ें रिपीट हैं, कुछ चीज़ें एड ऑन पर हैं, तो विल टॉक अबाउट इट। लेकिन जनरली सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इस वीडियो में, आई बटन में जो वीडियो है तो इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अल्टीमेटली वही किया जो करना ही पड़ा, एंड दैट इज़ कि इंटरेस्ट रेट जो है, रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% से इंक्रीज़ किया है। और मई महीने से अगर आप देखें तो 1.90% इंटरेस्ट रेट जो है, रेपो रेट जो है, उसको इंक्रीज़ करना पड़ा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है दैट इज़ हाई डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन, CPI जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और RBI ने ये बताया कि जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी, मार्च 23, राइट, 2023 की बात है, तो इस समय में भी जो लास्ट क्वार्टर होगा तो उसमें भी इन्फ्लेशन जो है उसका रेट 6% से ज़्यादा होगा, यानी 6% इज़ दी अपर लिमिट गिवन टू RBI, तो उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल में लाना। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। द रीज़न इज़ के फेड रिज़र्व और दूसरी फेडरल बैंक्स जो हैं, सेंट्रल बैंक्स जो हैं, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। UK जो है वो भी कम समय में, आने वाले समय में और बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों के लिए लोन एक्सपेंसिव हुई है, तो उन्होंने जो पैसे इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, डेवलपिंग मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, तो इन्वेस्टर्स अब पैसे जो हैं वो वापस खींच रहे हैं और इसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो है फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हुई है। और ये सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन और इंटरनेशनल मीन्स ये फेडरल रिज़र्व ने जो, नॉट जस्ट फेडरल रिज़र्व, व्हेन आई से फेडरल रिज़र्व वी आर टॉकिंग अबाउट USA की सेंट्रल बैंक, लेकिन इसके अलावा दूसरी जो डेवलप्ड देशों की बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया। तो इसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत हिलडुल रही है। 3 बड़ी चीज़ें हुई। नंबर 1 पेंडेमिक, उसके बाद रशिया का इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जैसे ही पेंडेमिक नियरली ख़त्म हुआ तो फिर ये चीज़ स्टार्ट हो गई। और अब जैसे मैंने आपको बताया, एग्रेसिव मॉनिटरी पॉलिसी एक्शंस बाय फेडरल रिज़र्व या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्सेट्रा। तो ये 3 बड़े स्ट्रोक्स हैं जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ पर एक इम्पैक्ट आ रही है। ओवरऑल अगर देखें तो ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो है और फूड की प्राइस, एनर्जी की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ऊपर से
करेंसी यानी कि रुपये की बात करें तो 7% जितना डिप्रिशिएशन हुआ, इसकी वैल्यू जो है वो कम हुई 7% से। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑयल और सारी चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, हमें ज़्यादा डॉलर्स देकर ऑयल ख़रीदना पड़ेगा, बिकॉज हमारा रुपये की वैल्यू जो है वो कम हुई है। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ये भी हमारे देश में बड़ा इम्पोर्टेड, यानी कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती है, तो दैट इज़ लाइक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन ब्रीफली स्पीकिंग, राइट। तो आरबीआई की प्रायोरिटी ऑफ कोर्स यही होगी कि प्राइस प्रेशर्स को हैंडल करना और कंजम्पशन, लोग जो हैं वो चीज़ों को ख़रीदते रहें। अब उतना ज़्यादा नहीं ख़रीदेंगे अगर इन्फ्लेशन है तो, लेकिन ये पैसे जो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो इसकी कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। और यही चीज़ जो है वो आरबीआई टॉप प्रायोरिटी मीन्स इन्फ्लेशन को टॉप प्रायोरिटी देकर ही चल रही है आरबीआई। अंडरस्टैंडिंग द दुर्गा पूजा इकोनॉमी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग फेस्टिवल्स की बात करें तो रियो में रियो कार्निवल हैं, फिर जापान में हनामी, फिर म्यूनिक जो है उनका, म्यूनिक यानी कि जर्मनी का एक सिटी है, तो वहाँ पर अक्टूबर फेस्ट होता है। फिर ये वाला जो आप देख सकते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आई एम श्योर ये फिल्म आपने देखी होगी, तो ये सैन फर्मिन जो एक फेस्टिवल है वो होता है स्पेन में, और न्यू ऑर्लेंस जो है वहाँ पर मार्दी ग्रास ये होता है। तो ये जो अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, ये इन देशों की जो ये रीजन जो है, इनफैक्ट उनकी जो इकोनॉमी है, ये जो सिटी हैं, या फिर जो म्यूनिक है तो म्यूनिक एक सिटी है, ये पेम्लोना जो है तो वो एक सिटी है, और सैन फर्मिन जो है उनका फेस्टिवल है। तो यहाँ पर जो ये फेस्टिवल होते हैं वो जीडीपी में कितना एडिशन करते हैं पता है, 1.35% से 2.25% जितना। दैट मीन्स कि ये कुछ ऐसे दुनिया के शहर हैं, देश हैं, जहाँ पर फेस्टिवल्स जो हैं वो इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं, एंड दिस हैपेंस विद एवरी कंट्री। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल्स बहुत ही ग्रैंड होते हैं, बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल कोलकाता में जो दुर्गा पूजा है, तो दिसंबर 2021 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हमारे देश से 14th एंट्री भेजी गई और यूनेस्को ने इसको एक्सेप्ट की। दुर्गा पूजा इज़ यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इसका पार्ट है सिंस दिसंबर 2021। तो ये चीज़ जो है ये प्योर जीके वाली चीज़ है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट जीके है आपके लिए। अब फेस्टिवल्स जो हैं ये कल्चरल एक्स्ट्रावागांजा है, इसके साथ साथ ये फेस्टिवल दुर्गा पूजा की बात हो रही है तो ये कल्चर भी दिखाता है, और कल्चर के साथ साथ वेस्ट बंगाल जो हैं तो इसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है, और मिलियंस ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको पैसे कमाने का मौका जो है मिलता है, लाइवलीहुड जो है उनकी चलती है, उनका रोज़ी रोटी, उनका बिजनेस चलता है बिकॉज ऑफ दिस दुर्गा पूजा फेस्टिवल। किसी भी फेस्टिवल में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, लोग जो हैं वो थोड़े अपनी जेब जो मीन्स पॉकेट में हाथ डालेंगे, इन द सेंस कि वो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, शॉपिंग करते हैं, बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है इकोनॉमी को एक नया फ्यूल जो है वो मिल जाता है। दूसरे देशों के आंकड़े तो हैं हमारे पास, लेकिन दुर्गा पूजा पर उतना ज़्यादा स्टडी जो है वो नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं है कि लोग स्टडी नहीं करना चाहते, स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन इसका कैरेक्टर जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। दुर्गा पूजा का सामान और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि कुछ महीने पहले पैदा होती हैं, राइट। हमारे देश के खास करके वेस्ट बंगाल की बात करें तो उस रीजन के अलग अलग क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट। पूरे साल में ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहती है कि कोई लेट्स से जरी का काम कर रहा है, कोई कलर बना रहा है, कोई मिट्टी का, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिट्टी से कोई चीज़ें बन रही हैं। तो एक्टिविटीज़ जो हैं ये पूरे साल में स्प्रेड आउट होती हैं। तो इसकी वजह से ये स्टडीज़ जो हैं, एक्यूरेट स्टडी करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एसोचैम ने 2013 में एक स्टडी की और उनकी स्टडी ने ये कहा कि 25,000 करोड़ रुपीस जो हैं तो इतना जनरेट करता है ये दुर्गा पूजा का फेस्टिवल। और वेस्ट बंगाल की जो जीडीपी है 2013 की, तो उसका 3.7% जो है वो सिर्फ इस फेस्टिवल से आया। और इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है दुर्गा पूजा का, तो दैट इज़ 35% की, इसका ग्रोथ जो है वो 35% है। तो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी जो है, स्टेट की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ जितना नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा जो है इसका ग्रोथ है, तो इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ब्रिटिश काउंसिल स्टडी
2019 दुर्गा पूजा जो है तो इसका कैलकुलेशन किया, एक प्रकार से स्टडी जो है वो कंडक्ट की, तो पता चला कि 32,377 करोड़ क्रिएटिव इकोनॉमी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। 10 ऐसी क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। और 2019 में स्टेट जीडीपी जो है तो इसका 2.58% जो है वो दुर्गा पूजा से आया। बट कुछ डिज़ास्टर्स के साथ जुड़ी हुई कहानियाँ भी हैं, जैसे कि 1943 का जो फेमाइन आया था, भूखमरी, तो उस टाइम पर ऐसे स्लोगन्स आ रहे थे कि जो अन्नपूर्णा देवी हैं, जो हमें अन्न प्रोवाइड करती हैं, अगर आपके घर के बाहर कोई भीख मांगने के लिए आए, राइट, कोई महिला आए, तो वो एक अन्नपूर्णा देवी का ही रूप है, ये समझकर आप उनकी मदद कीजिएगा। तो इस प्रकार के अच्छे मैसेजेस जो हैं वो फेमाइन के टाइम पर, 1943 का फेमाइन, विंस्टन चर्चिल ने बहुत ही एक गलत डिसीजन लिया था और बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था फेमाइन को लेकर। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन सम डे। फिर 1954 के फ्लड्स के टाइम पर और 2021 में पेंडेमिक आया, तो इसकी वजह से, ऐसे डिज़ास्टर्स की वजह से जो है वो दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स वो स्पिरिट डिस्टर्ब नहीं हुआ है। इस साल तो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ईरान के इंडाइसेस को देखेंगे वेरी क्विकली, राइट। ईरान की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको प्रोटेस्ट जो है वो कई बार देखने को मिले, खास करके 1979 का जो बड़ा सा प्रोटेस्ट आया, मोनार्की यानी कि राजाशाही गई और फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है रिपब्लिक बन गया ये। अभी जो लेटेस्ट है 16 सितंबर को क्या हुआ, महशा अमीनी जो हैं तो उसकी हत्या हुई, कस्टोडियल डेथ हुई, और उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, 75 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग जो हैं वो आज इंजर्ड हैं। अब प्रोटेस्ट जो हैं वो बढ़ने इसलिए लगे हैं क्योंकि ईरान की महिलाओं की बात करें तो 81% महिलाएं जो हैं वो लिटरेट हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम अगर हम देखें, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो उतनी नहीं है। इफ़ यू डोंट अलाउ तो फिर वो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। और पर कैपिटा वाइज देखें तो ईरान पर कैपिटा वाइज जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी जो है 2020 में इट वाज 3000, तो 204 देशों में से ईरान का रैंक जो है वो 148 है। नाउ लेट मी टेल यू, ईरान पर पिछले कितने 1979 से आप कैलकुलेट कीजिए, राइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 43 इयर्स, इजंट इट, 43 इयर्स, यस 43 इयर्स से ईरान जो है इस पर अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लगे हैं। यूएसए का दुश्मन देश रहा है, तो भी अगर ईरान इतना कर सकता है तो जस्ट इमेजिन कि ईरान पर सैंक्शंस हट जाए तो ईरान जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर डेफिनेटली बहुत आगे चला जाएगा। पुअर एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है यहाँ पर। 2009 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब हुए, मीन्स 2009 के प्रोटेस्ट जो हैं वो इसलिए हुए और उस टाइम पर 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात को लेकर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो बराबर नहीं हुए हैं। और पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो 193 कंट्री में से 157th रैंक पर हैं ईरान, और सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो भी वहाँ पर बहुत ख़राब हैं। पुअर प्रेस फ्रीडम है, डिजिटल क्रैकडाउन्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी कॉमन है। तो अलग अलग इंडाइसेस और रिपोर्ट्स में देखें तो ईरान का परफॉर्मेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन इसका पोटेंशियल जो है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। अगर सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हटाई जाए तो ईरान का पोटेंशियल जो है वो बहुत अच्छा, ग्लोबल प्लेयर बनने से इसको कोई नहीं रख सकता। इतनी डिफ़िकल्टी के बावजूद भी अगर ये देश जो है वो इतने लंबे समय से स्टैंड कर सकता है, तो प्रॉब्लम अगर हट जाएंगे, सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें हट जाएगी, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए, तो फिर ईरान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स जो है वो कब मनाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। That's everything in today's discussion, dear friends. वीडियो पसंद आया हो तो hit the like button, share it with other students as well. Thank you very much. I'll bring out some more videos. Already कुछ videos जो हैं वो कल भी संडे के दिन भी मैंने लॉन्च किए थे, तो नहीं देखे then do check it out. जय हिंद।